में सरकार ने 106 पन्नों की एक किताब निकाली है। अंग्रेजी में उसका नाम है फार्मर्स फर्स्ट और हिंदी में शायद अन्नदाता के नाम या किस उससे है। पर आप देख के हैरान होंगे कि 106 पन्नों में से मात्र 13 पन्ने हैं नए कृषि कानूनों के बारे में। बाकी तो वही दावे हैं कि गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पे ये किया और वो किया और वहां प्रधानमंत्री ने ये कहा और वहां प्रधानमंत्री ने ये कहा और ये किया। तो मैं तो उन 13 पन्नों पे अपनी बात केंद्रित करने की मैंने विचार किया कि बाकी तो जो उन्होंने दावे हैं कि उन्होंने क्या किया क्या किया। मैं हैरान रह गया कि उन 13 पन्नों में देखो दावे तो हो ही सकते हैं कि भाई ये इतना फायदे का बिल होगा, किसानों का होगा, वो अलग चीज है। बिल्कुल जिसे सफेद झूठ कहते हैं, जो दस्तावेजों से साबित हो सकता है, वो भी बेशर्मी से वो झूठ बोलते जा रहे हैं। एक झूठ, मैं 2 झूठों की उदाहरण दूंगा। एक झूठ कि अब तक किसान को अपनी पैदावार कहीं पे भी बेचने का अधिकार नहीं था, ग्राहक को बेचने का अधिकार भी नहीं था। ये बिल्कुल झूठ और गलत बात है। आज की तारीख में ये नए कानूनों से पहले जो मंडी कानून थे, एपीएमसी मंडी कानून था, वो किसान पर कोई भी रोक नहीं लगाता। किसान से कोई भी व्यक्ति अपने खाने के लिए कहीं से भी कभी भी खरीद सकता है और किसान उसे बेच सकता है। खेत से, खलियान से, घर से, कहीं से भी अपने खाने के लिए नए कानूनों के आने से पहले भी कोई भी किसान से खरीद सकता था। और असल में तो किसान पर कोई रोक ही नहीं थी। रोक थी व्यापारी पर, और वो व्यापारी पर भी रोक केवल किसान से खरीदने पर रोक थी। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से कहीं पे भी बेचे, कहीं पे भी खरीदे, कोई उस पर रोक टोक नहीं थी, पहले भी नहीं थी। कोई व्यापारी किसान से खरीदना चाहे बेचने के लिए, खाने के लिए नहीं, तो उसे मंडी में लेना पड़ता था, इतनी भर थी। उपभोक्ता खाने के लिए कोई किसान से कुछ भी खरीदना चाहे, पहले से कोई रोक नहीं है, जबकि ये दावा कर रहे हैं कि हमने अब ये अधिकार दे दिया है। बिल्कुल सफेद झूठ है। और मैंने दोबारा भी चेक किया है, पूरे देश के मंडी कानून तो चेक नहीं किए हैं, हरियाणा का मंडी कानून चेक किया है। और हरियाणा का मंडी कानून जैसे आप जानते हैं पंजाब के मंडी कानून के आधार पर बना हुआ है, तो हरियाणा पंजाब दोनों में, और मेरे हिसाब से तो पूरे देश में कहीं भी किसान के बेचने पे रोक नहीं है, व्यापारी के भी बेचने पे रोक नहीं है। वो कहीं पे भी व्यापारी बेचे, व्यापारी के किसान से खरीदने पर रोक जरूर थी कि वो मंडी में ही खरीदे, और वो भी कुछ निश्चित चीजों के बारे में थी। सारी चीजों पर रोक वो भी नहीं थी। कुछ निश्चित उपज किस पैदावार व्यापारी अगर खरीदना चाहता है बेचने के लिए, तो वो किसान से मंडी में ही खरीद सकता था, बाकी जगह नहीं खरीद सकता था। अब इन्होंने खुली छूट दे दी है, उसके क्या लाभ नुकसान होंगे मैं उसकी बात नहीं करूंगा। मैं ये मानता हूं कि आप लोग इसके बारे में जानते हैं। दूसरी सफेद झूठ जो 106 पन्ने के दस्तावेज में दे रखी है, और मुझे बाद में पता लगा है कि लंदन में भारतीय दूतावास ने भी उसके आधार पे एक FAQs निकाले हैं, उसमें भी वो झूठ शामिल है। और दूसरा झूठ क्या है कि किसान जो करार खेती में है, किसान वो करार कभी भी रद्द कर सकता है अपनी मर्जी से। बिल्कुल सफेद झूठ है। जो करार कानून की धारा 11 है, उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि दोनों की सहमति से रद्द हो सकता है। किसान अपनी मर्जी से रद्द नहीं कर सकता, दोनों की सहमति से रद्द हो सकता है। ये धारा 11 में लिखा हुआ है, कोई भी जाके चेक कर सकता है। तो अगर सरकार के पास वास्तव में कुछ कहने को होता इन कानूनों के पक्ष में, तो ये झूठ बोलने की नौबत नहीं आती उसको। झूठ आदमी कब बोलता है? जब कोई चीज छुपा रहा होता है।
तो मैं जैसे कहा कि आपके बीच में मुझे कानूनों के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी कुछ बातें मैं जोड़ना चाहूंगा। सबसे खतरनाक है करार कृषि कानून। करार कृषि, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हम आमतौर पे क्या समझते हैं कि वे पैदावार का सौदा एडवांस में हो जाता है ताकि दाम का किसान को कोई चिंता ना रहे, यही सब जगह समझा जाता है। और ये जो 106 पन्ने की किताब है इसमें भी यही उदाहरण लिया हुआ है। पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सरकारी कानून में, करार कानून में जो करार की परिभाषा है वो केवल बिक्री का करार नहीं है। बिक्री का करार भी हो सकता है, जो आमतौर पे करार हम समझते हैं कि पैदावार का पहले ही सौदा हो जाए कि इस रेट में खरीदूंगा। बिक्री का करार भी है, पर साथ में उत्पादन करार भी है, यानी कंपनी उत्पादन करेगी, साथ में कृषि सेवा करार भी है कि कंपनी कृषि सेवाएं देगी। तो करार केवल बिक्री का नहीं होने वाला नए कानून के हिसाब से, करार असल में खेती का होने वाला है। कंपनियां अब खेती कर सकेंगी। जो कंपनियों के बारे में नियम है, एक नियम तो यह है कि भाई जो पैदावार लोगे उसकी भुगतान कितनी जल्दी करोगे, कैसे करोगे, उसके बारे में। पर उसी में एक धारा यह भी है कि किसान द्वारा की गई सभी सेवाओं का भुगतान। इसका मतलब किसान पैदावार नहीं बेच रहा है, वो कुछ सेवाएं दे रहा है, जमीन की सेवा दे रहा है, मजदूरी की सेवा दे रहा है, उसका भुगतान भी होगा। तो करार कानून का जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये नहीं है कि जो सौदा हो जाएगा उस सौदे पे सरकार, वो कंपनी खरीदेगी कि नहीं खरीदेगी, पेमेंट देगी कि नहीं देगी, वो तो है ही है। पर उसके अलावा ये कानून कंपनियों द्वारा खेती का रास्ता खोलता है। एक तरफ कृषि हदबंदी कानून है जिसके तहत कोई भी किसान इतने से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता, और दूसरी तरफ से ये कंपनियों का खेती का रास्ता खोलने जा रहे हैं जिसमें कोई हदबंदी सीमा नहीं होगी कि इतने एकड़ से ज्यादा की वो नहीं हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। सीधे सीधे वो किसान की जमीन नहीं लेंगे, जमीन का मालिक किसान ही रह जाएगा, पर खेती किसान नहीं करेगा। अंग्रेजी में एक शब्द आता है बनाना रिपब्लिक, अंग्रेजी जानने वालों ने सुना होगा। वो बनाना रिपब्लिक क्या है? लैटिन अमेरिका के, दक्षिणी अमेरिका के कई देश ऐसे हैं जहां एक फसली खेती होती है, एक ही फसल होती है मुख्य तौर से, या गन्ना होता है या केला होता है। और जब एक ही फसली खेती पूरे देश में होती है और उस फसल को जो कंपनी कंट्रोल करती है वो फिर पूरे देश को कंट्रोल करने लग जाती है। तो इसलिए उन्हें बनाना रिपब्लिक कहा गया कुछ देशों को, जहां पूरे देश में मुख्य तौर से केले की खेती होती है, कंपनियां खेती कराती हैं, फिर उस कंपनी को, केले की कंपनी ही उस देश को कंट्रोल करती है। सरकारी अधिकारियों को समझ नहीं है शायद। इन्होंने जो करार कानून का एक उदाहरण के तौर पे पेश किया है, एक दस्तावेज पेश किया है कि करार कानून ऐसा हो सकता है, वो केले के बारे में ही उदाहरण के तौर पे पेश किया है। मतलब ये देश को बनाना रिपब्लिक ही बनाना चाहते हैं। उसमें जिस फसल का उदाहरण दिया है वो केला ही दिया हुआ है, वो बनाना रिपब्लिक ही बनाना चाहते हैं। देखिए आज से 25, 50, 100 साल, 60 साल पहले क्या होता था कि बड़ा किसान अपनी जमीन छोटे किसान को देता था बोने खाने के लिए, ठेके पे देता था या सीरी रखता था या वो रखता था। पिछले 10-20 सालों में क्या हो रहा है, हरियाणा पंजाब में भी क्या हो रहा है, पूरे देश में क्या हो रहा है कि छोटा किसान बड़े किसान को अपनी जमीन दे रहा है बोने के लिए, खाने के लिए, ठेके पे दे रहा है। अब ये वो काम कंपनियां करने लग जाएंगी। अभी क्या है, हमारे बीच में सतबीर बैठे हैं, सतबीर अब रोहतक में है, गांव इनका दूर है, गांव में जमीन है 2-4 किले जो भी है, चाचे ताऊ वो लेते हैं
कुछ सतबीर को दे देते होंगे पैसे। अब वो चाचे ताऊ बोलने लायक नहीं रहेंगे, वो कंपनियां लेंगी। और जो गांव में रहता था सतबीर का भाई या चाचे ताऊ का भाई, जिसका कोई नौकरी नहीं, कोई और काम धंधा नहीं था, वो 2-1 किले उसके अपने थे, 2-1 सतबीर के बो लेता होगा, 2-1 किसी और चाचे ताऊ के मिला के बो लेता होगा, उसका भी गुजारा चल रहा था। अब जब ये सारे कंपनियां ठेके पे लेने लग जाएंगी तो जिसके वो 2 किले बच रहे थे वो भी ठेके पे देगा। सबसे बड़ा खतरा ये है कि कंपनियां खेती सीधे सीधे करने लग जाएंगी। करार कानून की जो परिभाषा इन्होंने दे रखी है और उसके जो विवरण है उससे ये बिल्कुल स्पष्ट होता है। किसान ये कह रहे हैं कि किसान से मजदूर बन जाएंगे। निश्चित तौर पे वो किसान से मजदूर भी बनेंगे, पर मुझे डर है कि वो बेरोजगार बनेंगे। अभी क्या है कि 2 एकड़ की खेती है, घर के 4 आदमी है, थोड़ा थोड़ा करके सारे लगे रहते हैं और उन पर काम चलता रहता है। जैसा भी है, घर वाला भी लगता है, घर वाली भी लगती है, कभी वो काम कर लेता। अब जब कंपनी करवाएगी तो वो चारों को तो ठीक नौकरी पर रखेगी नहीं, वो तो एक को रखेगी। और ये प्रावधान है स्पष्ट। ये जो बिल के अंदर की बात कर रहे थे, ये जो कंपनी कानून बिल है, जो संसद में बिल आता है, तो बिल के साथ एक अलग से 1-2 पेज होते हैं जिसमें लिखा होता है कि ये बिल पेश करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। आमतौर पर उसे कोई पढ़ता नहीं है, पीछे दिया होता है तो देखता भी नहीं है। मैंने देखा उसे, उसकी शुरुआत ही इस चीज से होती है कि भारत की जोत जो है बहुत छोटी छोटी है और इस छोटी छोटी जोत से काम नहीं चल सकता। कि भाई बड़ी बड़ी जोत तो जब होगी जब कंपनियां खेती करने लग जाएंगी। तो इसमें कोई गलत फहमी नहीं है कि ये कंपनियों द्वारा खेती का कानून है जो किसान को ना केवल मजदूर बनाएगा, बड़ा खतरा ये है कि वो मजदूर भी नहीं, वो बेरोजगार बनाएगा। खेती तो जिसके पास कोई और रास्ता होता तो वो पहले ही छोड़ चुका है। आमतौर पे छोटा किसान तो फंसी में ही खेती कर रहा है, और अब वो जो फंसी की उसकी जगह है वो भी आप छीन के कंपनियों के हवाले कर रहे हो, तो ये जाएंगे कहां? 50% देश की आबादी। एमएसपी पे जो खतरा है वो वास्तविक खतरा है, बड़ा खतरा है, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा खतरा ये कंपनी द्वारा खेती का खतरा है। अगर सरकार ईमानदारी से कहती है, सोचती है कि ये देश के हित में है, तो इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट ना कह के इसे कॉर्पोरेट फार्मिंग एक्ट के तौर पे पास करा लेती, फिर पता लगता है कि देश के हित में है कि नहीं। और जब मॉनसून में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है तो सारे काम धंधे बिगड़ जाते हैं, दुकानदार खाली बैठे रहते हैं, किला रोड की भीड़ खत्म हो जाती है, सब खत्म हो जाता है। जब खेती में जिसमें 50% जनसंख्या देश की रहती है, काम करती है, उसमें से रोजगार खत्म हो जाएगा तो बाकी अर्थव्यवस्था का क्या बनेगा? बहुत स्पष्ट बात है। जब बारिश तो चलो कभी ठीक होती है, कभी खराब होती है, कभी कभी होती है। जब परमानेंट कृषि से रोजगार खत्म हो जाएगा तो फिर देश की बाकी अर्थव्यवस्था का भी क्या होगा? और जब किसान बेरोजगार हो जाएगा तो जो शहरों में रोजगार लिए बैठे हैं उनके भी रोजगार छिनेंगे, क्योंकि किसान भी उसी लाइन में लगेगा जिसमें पहले वो लग रहे हैं। तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती है, पूरे देश के लोगों के रोजगार के लिए ये चुनौती है। और एक और बात, बड़े पैमाने पे तो जैविक खेती नहीं हो सकती, वो तो रासायनिक खेती ही हो सकती है, वो तो एक फसली खेती ही हो सकती है। आज एक तरफ ये जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, गो आधारित खेती को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। कंपनियां जब खेती करेंगी, क्योंकि जैविक खेती की बुनियाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज है किसान का अपना ध्यान, अपनी उसकी भूमिका। और ये तो इंडस्ट्री का, पूरी इंडस्ट्री का ये सिद्धांत है कि लेबर का यूज कम से कम करते चले जाओ, मशीनों का यूज ज्यादा से ज्यादा करते चले जाओ,
आज जब छोटा किसान ही अड़ंगा निकालने के लिए खरपतवार की दवाई मारने लगा है, तो ये कंपनियां तो हवाई जहाज से खरपतवार की दवाई मारा करेंगी, और हम उपभोक्ता के नाते से हमें और भी ज्यादा रासायनिक तौर पे ये खराब हमें भोजन मिलने की गुंजाइश है। विदेशों में बहुत सारी कंपनियां, डेनमार्क का नाम इसमें आता है, और देश भी हैं, अपने देश के तैयार मक्खन को समुद्र में फेंक देते हैं बाजार में बेचने की बजाय, क्योंकि अगर वो बाजार में बेचेंगे तो भाव कम होगा। भाव कम ना हो तो जहाज के जहाज मक्खन के भर के, घी के भर के समुद्र में फेंक दिया जाता है। विदेशों में सरकारें खेत खाली रखने के लिए पैसा देती हैं किसानों को, खेत खाली रखने के लिए। क्यों? कि अगर खेत में फसल पैदावार हुई तो फिर रेट तो कम जाएगा। तो जब कंपनियां खेती करने लग जाएंगी, उपभोक्ता, खाने वाले शहरी ग्राहक कभी यूं खुश हो रहे हो कि हमें सस्ता माल मिलने लग जाएगा, तो उसकी संभावना बहुत कम है। ये तो भाव, जो कंपनियां भाव कम ना हो इसके चलते तैयार माल को समुद्र में फेंक सकती हैं या खेतों को खाली रख सकती हैं, वो आपको सस्ता देने के लिए नहीं करने वाली है। तो संभावना तो यही है कि खाने वालों को भी और भी महंगे दामों पे ये चीजें मिलेंगी, सस्ती नहीं मिलेंगी। सरकार ने छुपाया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छुपाया, बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है, और वो सच कहा है। एक बात सरकार ने सच भी, मैंने 106 पन्नों में 2 झूठ इंगित किए थे, पर 1-2 सच भी बोले हैं सरकार ने। एक सच ये बोला है कि 1990 के दशक में जो आर्थिक नीतियों का बदलाव पूरे देश में आया था, कृषि उसमें से वंचित रह गया था, कृषि में भी लाएंगे। एक शब्द में ये सारी नीतियों का निचोड़ ये है कि पूरे देश को, बाकी सेक्टर्स को जो बाजार के भरोसे छोड़ा था, अब खेती को भी बाजार के भरोसे छोड़ने की मंशा है। अब ये हम लोगों को सोचना है, सबको सोचना है कि पिछले 30 सालों में जो बाकी अर्थव्यवस्था में बदलाव हुए हैं वो अच्छे हुए हैं, बढ़िया हुए हैं, तो खेती में भी हमें इनका स्वागत करना चाहिए। और अगर उन्होंने बहुत नुकसान किया है तो हमें इसका भी, रेलवे की प्राइवेटाइजेशन हो रही है और सब मतलब सब चीजों की हो रही है, कृषि ये एक अंतिम चीज बची हुई थी, उसमें भी इसलिए पूरा जोर लगा के ये कर रहे हैं। ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही है कि कृषि क्षेत्र में वो सब करने की ये साजिश है, ये योजना है, ये नीयत है जो बाकी अर्थव्यवस्था में हुआ है, जो सरकारी स्कूलों का हाल हुआ है, जो सरकारी अस्पतालों का हाल हुआ है कि स्वास्थ्य मंत्री तक भी सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने की बजाय निजी अस्पतालों में जाके इलाज करवा रहे हैं। हालांकि पैसा वो भी सरकारी खर्च हो रहा है, पर अस्पताल निजियों में हो रहा है। तो जो सरकारी स्कूलों के साथ हुआ है, जो अस्पतालों के साथ हुआ है, वही ये कृषि क्षेत्र में करने की बात कर रहे हैं। और अगर ये दुर्भाग्य से अगर इस मुद्दे पे हम सरकार को वापस अपने कदम खींचने के लिए तैयार नहीं करते हैं, तो फिर रोडवेज और फिर और सब चीजों की तो बात ही छोड़ दीजिए कि वहां निजीकरण को आप रोक पाएंगे। एक और चिंता की बड़ी बात है कि इस मामले में सभी मोटे तौर पे मैं सभी की बात नहीं कह रहा, मोटे तौर पे राजनीतिक पार्टियों में एक राय है। उदाहरण के लिए पंजाब सरकार ने बड़े जोर शोर से, पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने बड़े जोर शोर से केंद्रीय कानूनों की मुखालफत में एक कानून पास किए, 2 कानून पास किए हैं। पर उन 2 कानूनों में भी क्या किया है, ये घोषित कर दिया है पंजाब सरकार ने जो किया है, और इसी तर्ज पे राजस्थान सरकार ने किया, छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। पंजाब सरकार ने क्या कहा है, ये नहीं कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कोई और नहीं खरीदेगा तो हम खरीदेंगे।
पंजाब सरकार ने ये कहा है कि गेहूं और चावल, आपको पता होगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार 23 फसलों का वर्तमान में डिक्लेयर करती है। 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है, परंतु पंजाब सरकार ने जो कानून पास किया है, गेहूं और धान को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम लेने को गैर कानूनी घोषित किया है। बाकी 21 को तो नया पंजाब का सरकार का कानून भी कहता है कि बाकी 21 की तो कोई चिंता की बात नहीं, किसी भाव ले लो। दूसरी चीज, वो 2 फसलों गेहूं और धान की पैदावार को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे खरीदने को गैर कानूनी घोषित तो कर दिया, पर यह नहीं कहा कि कौन खरीदेगा इसमें। आपको पता होगा, आप यहां बैठे हैं, सारे प्राइवेट स्कूलों में, सारे प्राइवेट कॉलेजेस में सरकार वाले ग्रेड देने जरूरी होते हैं, मिलते हैं क्या? देश में न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 से चल रहा है, लागू है क्या? जरूरत इस बात की है कि गेहूं धान नहीं, कम से कम 23 फसलें जिनकी न्यूनतम समर्थन मूल्य इतने सालों से घोषित कर रहे हो, उसको खरीदने की गारंटी दो। वो बिल्कुल भी नहीं है इसमें। और इस मामले में मोदी ये भी सही कह रहा है कि सारी जो रूलिंग पार्टीज हैं उनकी राय एक जैसी है। ये वाकई चिंता की बात है और इसीलिए हमें बहुत ज्यादा सफलता नहीं भी मिलती कई बारी, परंतु चुनौती यही है हमारे सामने और भविष्य यही है कि अगर इस मुद्दे पे सरकार वापस नहीं पांव खींचती, हम उसे विवश नहीं करते पांव खींचने के लिए, तो निजीकरण और कंपनीकरण देश के हर क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में आने वाले दिनों में होगा। फिर आप यहाँ रोडवेज का, वहाँ स्कूल बंदी का, वहाँ किसी और चीज की विरोध नहीं कर पाएंगे। इन आर्थिक नीतियों को, इन कृषि नीतियों के आर्थिक पक्ष को 1 मिनट के लिए छोड़ दें। अब ये इस समय बहुत बड़ी राजनीतिक चुनौती भी है, जनतंत्र को चुनौती है। जब पूरा देश भले ही आंदोलन पे, बॉर्डर पे पंजाब के किसान ज्यादा बैठे हों, परंतु पूरे देश के किसान गिने चुने, देखो कुछ सरकारी संगठनों की बात तो छोड़ दें, वो सब जानते हैं, कहीं भी इसके समर्थन में आंदोलन हो रहे हैं। तो पूरे देश के किसान, जो कि बड़ी आबादी का हिस्सा है, इसके विरोध में खड़े हैं। और इसके बावजूद अगर हम सरकार नहीं सुनवाई करती है तो फिर किस नाम का जनतंत्र है, किस नाम का लोकतंत्र है? 2 और बातें कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। बिलों के बारे में मैंने विस्तार से नहीं बताया कि बिल कैसे हानिकारक हैं, एक एक बिल के बारे में। अगर आप बिलों के बारे में कोई और जानकारी चाहेंगे तो सवाल जवाब में मैं वो दूंगा। 2 चीजें कह के, 1-2 चीजें और कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं। साल दर साल जीतते इलेक्शनों के चलते हमें लगता है कि मोदी सरकार, ये सरकार बहुत, इसको हटाना बहुत मुश्किल है। किसी ने आज से 2 महीने पहले सोचा था कि किसान आंदोलन ये सब रूप ले लेगा? मौके